प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस टॉपिक से बहुत चांसेस है कि आपका एक क्वेश्चन तो कम से कम जरूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको समझते हैं होता क्या है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका सिंपली क्या बताता है, वो आपका रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पे। अब आप जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड आपका क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड आपका बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, और अगर आपका प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड आपका ना एग्जैक्ट ये नहीं बताता है कि भाई अगर कितना परसेंट अगर प्राइस बढ़ा दिया जाए तो कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड गिरेगा। तो एग्जैक्ट बताने का काम आपका प्राइस इलास्टिसिटी करता है। ठीक है, इसीलिए इस पे जो टर्म लिखा रहता है ना, जिसको रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिस्पॉन्सिवनेस वर्ड रिप्रेजेंट करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं और उसका प्राइस को अगर आप 20% से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कितना परसेंट आपका डिमांड जो है गिर जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट डिमांड आपको होता है, आपका होगा 30% गिरे, हो सकता है 10% गिरे, हो सकता है 40% गिरे, हो सकता है 50 गिरे। तो कितना परसेंट प्राइस बढ़ाएं, ठीक है, कितना परसेंट प्राइस बढ़ाएं और कितना परसेंट डिमांड गिरा, चाहे उसका उल्टा भी कितना परसेंट प्राइस घटाएं तो कितना परसेंट डिमांड मेरा बढ़ा। डिमांड बढ़ा मतलब क्या, नया कस्टमर आया, और प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटा मतलब क्या, कितना कस्टमर छोड़ के चला गया। यही ना होगा, और क्या होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलने का यही मतलब है। ठीक है, तो चलिए जो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मीनिंग, मीनिंग तो आपको बता दी है। ठीक है, कि रिलेशनशिप है आपका कि क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स आएगा अगर प्राइस को अगर ऊपर नीचे करते हैं, तो प्राइस अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्स देगा। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बाद में थोड़ा और आएगा तो डिटेल में पता चल जाएगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल का भी देख लेंगे ताकि आपको क्लैरिटी के साथ पता रहे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कभी कभी मैचिंग उचिंग में या स्टेप डायरेक्टली पूछ सकता है। अब इसमें आपको बताना है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो यहाँ पर पहले आप दो चीज का मतलब जान लीजिए। आपको पता है कि आप 5 तरह का डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ के आए हैं, लेकिन आप यहाँ पर दो चीज समझिए। इलास्टिक बोलने का मतलब क्या होता है कि कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत आया। प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग अकेले रिस्पॉन्स ही निकाल रहे हैं ना, तो इलास्टिक बोलने का मतलब है कि कस्टमर का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। इट मीन्स कि अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं 10% से तो बहुत ज्यादा कस्टमर छोड़ के चला गया, मान लीजिए 40% का, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स आया। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा, अगर प्राइस गिराते हैं तो बहुत ज्यादा नया क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, इट मीन बहुत ज्यादा नया कस्टमर आया। अब मात्र 10% प्राइस गिरा दिए लेकिन कस्टमर कितना बढ़ गया, मान लीजिए बहुत ज्यादा कस्टमर बढ़ गया, 50% कस्टमर बढ़ गया, तो ये क्या है, आपका इलास्टिसिटी बहुत हाई आ रहा है, रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहा है। जब रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आता है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। और रिस्पॉन्स अगर कम आए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, कोई भी चीज का अगर दाम बढ़ने घटने पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोचा कंज्यूम कीजिएगा ही कीजिएगा, कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है, इट मीन क्या, वो इलास्टिक है। कुछ का दाम बढ़ा या घटा तो आप एकदम से अपना रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, भाई दाम घट गया तो खरीद देते हैं, दाम बढ़ गया नहीं यार नहीं खरीदेंगे, बहुत दाम बढ़ गया, इसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इलास्टिक। ठीक है, और आप ही की तरह सब हर कोई ऐसे ही हरकत करेगा। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे। नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जो सबसे पहला क्या है, नेसेसिटी, यानी कि जो नेसेसरी गुड्स है। अब नेसेसरी गुड्स है जैसे कि आपका सॉल्ट राइस मेडिसिन, ये सब क्या आपका बहुत नेसेसरी गुड्स है। अगर इन लोगों का दाम एक हद तक बढ़ भी जाए ना, तब भी उसका रिस्पॉन्स कम ही आएगा। क्यों, इन इलास्टिक ही उसका रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि भाई वो जरूरी चीज है, अगर सर्वाइवल के लिए खाना पीना कंज्यूम करना वो जरूरी ही है। तो उसका प्राइस बढ़ने पे भी ऐसा नहीं हम लोग खाना छोड़ दें, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या उसका डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। उसका उल्टा भी आपका लग्जरियस गुड्स क्या है कि उतना सर्वाइवल का जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लग्जरियस गुड्स का अगर दाम घटता बढ़ता है तो उसका डिमांड क्या होगा, इलास्टिक। ठीक, मान लीजिए टीवी है या फ्रिज है, ये सब क्या उसके बिना भी हम सर्वाइव हम लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए टीवी हम लोग जनरली जो खरीदते हैं वो 20 30 40 तक का खरीदते हैं। ठीक है, अब तो मान लीजिए 30 से 40 का रेंज का टीवी ही है, उसको दाम में अगर 10,000 का अगर घटे या बढ़े तो क्या होगा, बहुत हाई रिस्पॉन्स आएगा। वो 10,000 बहुत मैटर करता है उस पर्टिकुलर रेंज के लिए। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, लग्जरी गुड्स क्या है, बहुत ज्यादा आपका इलास्टिक होता है, उसका रिस्पॉन्स बहुत आएगा। और नेसेसरी गुड्स, जो नेसेसरी सर्वाइवल के उसका रिस्पॉन्स बहुत कम आएगा। तो भाई बढ़े चाहे घट जाए,
कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा ना, जो दाल चावल नमक ये सब क्या है, ठीक है। अब आ जाइए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स जहां पर एक गुड्स जो दूसरे गुड्स को रिप्लेस कर सके, जैसे कि आपका क्या है पेप्सी और कोको कोला। अब इसका डिमांड आपका क्या, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है आपका इलास्टिक होता है। कैसे, अब देखिए मान लीजिए पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी पहले 15 में बिकता था, मतलब 15 में बिकता है, और आपका कोको कोला भी 15 में बिकता है, ठीक है, और दोनों दूसरे को सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर पेप्सी अपना दाम बढ़ा के 20 रुपए कर दे तो क्या होगा, बहुत कोई लोग छोड़कर चला जाएगा कोको कोला पीने, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स बहुत आएगा। क्यों, क्योंकि भाई तुम 20 में बेच रहा है, ये 15 में बेच रहा है, तो चला जाएगा नहीं उसको पीने कोको कोला को, क्योंकि दोनों का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, माजा स्लाइस सेम ही तो लगता है, कहाँ कुछ अंतर रहता है, हमको अंतर पता भी नहीं चलता है। तो अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, तो उसका अगर प्राइस को हम लोग अगर बढ़ाते हैं या प्राइस को घटाते हैं तो क्या होगा, बहुत हाई रिस्पॉन्स आएगा, तुरंत कस्टमर लोग छोड़ के चल जाएगा, या तो नया कस्टमर आएगा बढ़ाने घटाने के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या वो इलास्टिक होता है। और अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही ना हो तो तब वो ऑब्वियस इन इलास्टिक, मजबूरी हो जाएगा आपको कंज्यूम करना। अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही ना हो तो बढ़ाए चाहे घटाए आपको उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। जैसे क्या, रेलवे, रेलवे का सब्स्टिट्यूट है क्या आपके पास, अब मान लीजिए 300 का टिकट है, रेलवे बोलिए अब 400 रुपये चार्ज करेंगे, तो क्या कीजिएगा, अब क्या बोलेंगे हम ट्रेन नहीं चढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, कम ही जाएगा। नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी उतना खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। अगर उसका यूज बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा आपका इलास्टिक यूज, अगर उसका सिंगल यूज होगा तो क्या होगा आपका इनइलास्टिक। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, इनकम स्पेंड यानी कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे कितना पैसा लगता है, यानी कि उसको चीज का दाम कितना है, उस पर भी इलास्टिक इलास्टिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे, बहुत सस्ता चीज है, मान लीजिए माचिस बॉक्स है, कितना मिलता है, 2 रुपये, 2 रुपये का क्या ही फर्क पड़ता है, कितना 2 रुपये ज्यादा थोड़ी होता है। मान लीजिए 2 से उसको 3 रुपये कर दिया, 50% बढ़ा दिया, या 4 रुपये कर दिया, सीधा 100% दाम बढ़ा दिया, तो क्या लेना छोड़ दीजिएगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि उसका दाम ही बहुत कम है। तो प्रोपोर्शन इस पे बहुत कम पैसा खर्चा होता है, ठीक है, जहां पर पैसा बहुत कम लगता है उसका डिमांड क्या होगा आपका इनइलास्टिक। और अगर बहुत ज्यादा लग रहा होता तो क्या होता, लार्ज से लगा तो क्या होता, फिर इलास्टिक हो जाता। और क्या, लेवल ऑफ इनकम, अगर कोई बहुत रईस लोग जैसे है, जैसे यहाँ पर बात केवल रईस लोग पे है, अगर जिसका इनकम बहुत हाई है उसको क्या फर्क पड़ता है बच्चों, अगर प्राइस बढ़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 रुपये मिलता था 2000 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बहुत पैसा है उसके पास, तो क्या होगा इनइलास्टिक, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसको। अब बात कीजिए हम लोग गरीब जैसा लोग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अगर आपका इनकम लो है या मिडिल क्लास हम लोग में आते हैं तो हम लोग क्या इलास्टिक होते हैं। अगर डिमांड प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ता घटता है तो हम लोग चीज नहीं खरीदते हैं या खरीद के रख लेंगे। जैसे कि अरे छोड़िए प्याज को भी देख लीजिए ना, प्याज का दाम धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है तो क्या हम लोग घर में भर करके पलंग के नीचे डाल देते हैं, ताकि भाई प्याज का दाम बढ़ रहा है अभी घर में लेके रख लेते हैं। तो क्या होता है, अगर आपका लेवल ऑफ इनकम कम है तो हम लोग क्या होता है, इलास्टिक टाइप के होते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स ज्यादा देंगे, ठीक है। हैबिचुअल गुड्स, जिसको एडिक्शन लगा हो, लत लगा हो, अब इसको लत लगा हो, अब दारू पीने वाला है, मान लीजिए 100 रुपए में मिलता होगा, ठीक है, 250 ml का जो भी दारू मिल रहा है, ठीक है, 250 ml में 200 कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके पिएगा ही पिएगा, क्योंकि जो एडिक्शन लगा हुआ है वो अपना घर जमीन जायदाद बेच के पिएगा, लेकिन पिएगा। हालांकि दुकानदार लोग भी इतना बेवकूफ नहीं है कि सीधा 100 से 200 कर दे, एक हिसाब से ही बढ़ाता है वो लोग भी। तो जो हैबिचुअल गुड्स है क्या होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो क्या होगा वो आपका हो जाएगा इनइलास्टिक, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी गुड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए अगर वो ड्यूरेबल है तो क्या होगा आपका होगा इलास्टिक, अगर आपका ड्यूरेबल गुड्स है तो हो जाएगा इलास्टिक, और अगर आपका पेरिशेबल गुड्स है तो क्या होगा आपका इनइलास्टिक, बिकॉज दे मे मस्ट बी परचेज रेगुलरली। जो सब्जी सब है, सब्जी सब का देखिए, आप बाजार जाइए, अब बाजार जाइए, आज आज खरीदिएगा टमाटर, आप मान लीजिए 50 रुपए, आप टमाटर खरीदिएगा 50 रुपए किलो, और अगला दिन जाइएगा तो 2 दिन बाद जाइएगा बोलेगा 60 रुपए किलो, तो क्या नहीं लीजिएगा, लीजिएगा ही लीजिएगा, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रेगुलर बेसिस पर कंज्यूम होने वाला वो आइटम है, ठीक है। तो इसका इसका रिस्पॉन्स क्या है, बहुत कम है, तो क्या है पेरिशेबल गुड्स का रिस्पॉन्स आपका इनइलास्टिक होता है, ठीक है। अब आ जाइए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पे, वो जो 5 इलास्टिसिटी होता है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। मीनिंग तो जैसा आपको बता दी है, रिस्पॉन्सिवनेस किसका किसका बीच का, प्राइस का और क्वांटिटी के बीच का, कि भाई कितना परसेंट प्राइस बढ़ाएं चाहे घटाएं, तो उसी के हिसाब से कस्टमर लोग रिस्पॉन्स करेगा, या तो बहुत कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, तो बहुत कस्टमर छोड़ के नहीं जाएगा, नया कस्टमर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक या सिंपली बोलिए इलास्टिक, उसको क्या लिखते हैं हम लोग ED1, ED1 यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1,
ठीक है। इसे कर्व कैसा रहता है, उसका कर्व होता है फ्लैट, यानी कि फ्लैटर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको लग्जरी कार, एयर कंडीशनर, ये सब, ठीक। अब ये जो ED1 होता है ना, ED ग्रेटर देन 1, इसका बोलने का मतलब क्या है बच्चों, जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा वो आपका इलास्टिक। और अगर ओरली बोले तो क्या, इसका रिस्पॉन्स बहुत हाई आए। अब इसी को देखिए, अब इसका प्राइस हम लोग यहाँ से घटाएं, ठीक है, कितना किए, 20 से 10 रुपए कर दिए, तो कितना निकाला, उसके लिए हम लोग परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 20 से 10 होगा, तो चेंज कितना आया 10 का, बेस ले लेंगे कितना 20, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, तो कितना आएगा, ये एक जीरो कट गया, और ये 2 से, तो कितना हो गया ये 50%। इसको देखिए, 100 से हो गया 300, 100 से 300 हो गया, तो कितना चेंज आया, 200 का चेंज है, 200, और ये बेस 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 कट गया, कितना हो गया 200%, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो कितना है, क्वांटिटी डिमांड 200, यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 50, कट के कितना आ रहा है देखिए, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, काट के निकालिए गया, 5 चौक 20, 4 आ रहा है, तो 4 क्या बड़ा है आपका ग्रेटर देन 1, तो ये है। एक यहाँ बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि परसेंटेज, ये जो ED ग्रेटर देन 1 बोलने का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उस कर्व को बोलते हैं क्या, वो आपका इलास्टिक डिमांड का कर्व फ्लैटर होता है। बात कीजिए इन इलास्टिक का, इन इलास्टिक आपका लेस देन 1 होता है, इसको इस कर्व कैसा रहता है, ये आपका स्टीपर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल सब सॉल्ट, मैच स्टिक्स, ये सब, इसका रिस्पॉन्स कम है, उसको क्या बोलते हैं इन इलास्टिक। अब बहुत बार यहाँ पर क्या ना, होने के बाद भी बच्चा लोग को थोड़ा समझ में आता नहीं है, अगर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो बहुत क्लैरिटी के साथ आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर हम एक ऐसा डायग्राम बना भी देना बच्चों, जैसे कि एक हो गया ये और एक हो गया ये, ठीक है, इसको ले लीजिए D, इसको भी ले लीजिए D, और ये लीजिए D1 हो गया आपका, ये D1। अगर हम ये दो डायग्राम बना दें और आपसे पूछा बताइए कौन इलास्टिक है और कौन इलास्टिक है, तो आप तो सिंपली रट के आगे होते हैं ना कि इलास्टिक में क्या होता है, आपका होता है फ्लैटर कर्व, आपका इन इलास्टिक में क्या होता है, उसमें होता है आपका स्टीपर कर्व। तो अगर एग्जाम में सीधा डायग्राम दे दे और बोलेगा बताओ तो कौन ज्यादा इलास्टिक है, और उसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो नहीं कर पाइएगा अगर सिंपली रटे होंगे तो थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कम से कम सीख तो जाइएगा। मान लीजिए बच्चों, आप यहाँ से इसका प्राइस इतना है, तो इतना सा डिमांड था, और इसका इतना है, ठीक है। जब प्राइस मान लीजिए, इसको ले लीजिए 8 रुपया रख रहे हैं, ठीक है, अभी 8 रुपया रख रहे हैं, चलिए 10 को 10 रुपया करते हैं, कन्वीनियंट 10 रुपया रखें, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, यहाँ पर 2 था, और इसका कितना था 4 था, ठीक है। तो अब प्राइस अगर गिरता है, अब अगर प्राइस ऐसे गिरा, तो प्राइस मान लीजिए हो गया 5, ठीक है। तो ये जो कर्व है इसका क्या होगा, ये यहाँ पर चल जाएगा डिमांड, और इसका क्या होगा, इसका आएगा यहाँ पर, आएगा कि नहीं। तो इसका मान लीजिए ये हो जाएगा 6, और इसका हो गया क्या 10, ठीक है। तो देखिए किसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका देखिए, पहले इसका पहले इसका इतना प्राइस पे, इतना प्राइस 10 रुपया प्राइस पे आपका 2 था, ठीक है। इस कर्व में पहले कितना था, पहले जब 10 था तो 200 क्वांटिटी डिमांड था। अब क्या देखिए, अब जब प्राइस गिराए, तो जब प्राइस को जब 5 रुपया किया गया, तो इसका कर्व यहाँ से यहाँ तक इधर जा रहा है ना, ये देखिए ये इधर है ना, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर। तो 2 से सीधा कितना हो गया 10, ठीक है, सीधा कितना हो गया 2 से सीधा कितना हो गया देखिए 10। और इस वाला का देखिए, इस वाला का देखिएगा, तो इसका कितना पहले था, इसका था जब प्राइस आपका 10 रुपया था, तो यहाँ पर कितना था, ये 4 रुपया था कि नहीं। अब देखिए, अब ये प्राइस नीचे गिर के नीचे आया, तो इसका कर्व, ये जो कर्व है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला यहाँ, तो इसको नीचे उतार दिया, कितना होगा, ये होगा आपका जब प्राइस का 5 रुपया कितना हो गया 6। तो देखिए इसका रिस्पॉन्स कितना कम है, और इसका रिस्पॉन्स कितना बहुत भयंकर है, ये 2 से सीधा 10 हो गया, और ये क्या 4 से केवल 6 हुआ। दोनों में प्राइस गिरा, दोनों में प्राइस गिरा कि नहीं, दोनों के लिए प्राइस गिरा, दोनों के लिए 10 से 5 हुआ, 10 से 5 हुआ। पर इस वाला कर्व में, ये वाला जो कर्व है, ठीक है, इस वाला कर्व का देखिए रिस्पॉन्स कितना भयंकर है, 2 से सीधा 10 हो गया। और इस वाला कर्व का इसका जो 10 से प्राइस 10 से 5 तो हुआ, लेकिन देखिए कितना था, पहले 4 बिकता था,
यहाँ पर जो पहले 4 बिकता था, अब इसको सीधा प्राइस यहाँ गिरा, कितना हुआ, मात्र 6 ही हो रहा है। उसका रिस्पॉन्स क्या है, बहुत कम है। तो ये है आपका कर्व, ठीक है। तो ये है आपका ज्यादा इलास्टिक, और ये है, ये वाला कर्व आपका है क्या, इन इलास्टिक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी इलास्टिक, जहां पर आपका एड इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल, शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप कैसा होता है आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का नाम है। अब इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना कंज्यूमर का, वो हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। इसके अंदर जो एरिया होता है ना, वो सेम होता है, एरिया अंडर द कर्व सेम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए, लिख के भी दिए हैं, एरिया ऑफ ओ पी आर डी, यानी कि देखिए इस कोई भी बना दीजिएगा, जैसे कि इसको हम ये वाला बनाए हैं, ठीक है। अगर आप इसको ये बनाए, ये जो है ना, ये कर्व है, इस कर्व के अंदर में जो ये एरिया है, ये वाला आपका ओ पी वन एस और क्यू वन, ये ओ पी वन एस और क्यू वन। अब इसी के अंदर एक और डायग्राम है, आप ऐसे ऐसे खींच दिए, तो इसका पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो क्या होगा, ओ पी आर क्यू। तो देखिए ओ पी आर क्यू, तो इन दोनों का एरिया क्या आपका बराबर होगा। कोई भी बनाइए, इस हाइपरबोला के अंदर में कोई भी शेप बनेगा ना, उसका डायग्राम, उसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए हम एक और नया खींच देते हैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, इसको कर देते हैं ए बी सी डी। तो क्या होगा, ए बी सी डी का जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो क्या होगा, इन सबके बराबर होगा। यानी कि कोई भी आप डायग्राम उसके अंदर बनाइए, वो क्या होगा, आपका बराबर ही एरिया देगा। तो इस कर्व का ये खासियत होता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या है, आपका इमेजिनरी सिचुएशन है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। इसका जो कर्व होता है आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपका ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बोलने का मतलब है, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट। इसी का आगे भी जाइए, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि ईडी इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा। ईडी इज इक्वल टू यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यानी कि उसको आप नहीं निकाल सकते, वो पॉसिबल नहीं कैलकुलेट करना। तो उसका मतलब ये है ना, वो इमेजिनरी क्यों है, देखिए समझिए। पहले प्राइस 10 रुपए था, अब अगर आप डिमांड घटाते हैं, कितना घटाए, मात्र 1 पैसा घटाएं, और डिमांड सीधा डबल हो गया। ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ तो इन्फिनाइट दिया है फिर भी, ठीक है, एक माइनर चेंज में भी आपका पूरा इन्फिनाइट डिमांड चला गया है, जो क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। ये आपका क्या, ये था आपका परफेक्टली इलास्टिक, और ये वाला आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। यानी कि ये भी एक हद तक इमेजिनरी सिचुएशन है, पर फिर भी एक रेयर सिनेरियो में, ये थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। अब ये क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये देखिए ये वाई एक्सिस है, तो इसका ये पैरेलल जा रहा है। पैरेलल मतलब व्हाट, दो लाइन जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो, तो ये दोनों लाइन कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे है, इसका एग्जाम्पल लाइफ सेविंग मेडिसिन, जो एकदम नेसेसरी है ना, उसका दाम अगर बढ़ भी जाए, ठीक है, तो कोई इसका उपाय नहीं, आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। जैसे कैंसर का मेडिसिन, ठीक है, कैंसर का मेडिसिन अगर उसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ भी जाए, प्राइस 10 से 20 भी हो जाए, ठीक है, तब भी उसका डिमांड कांस्टेंट ही चलेगा, क्योंकि भाई वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अगर जिंदा रहना तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो एक रैशनल पर्सन कंज्यूम ही करेगा, ठीक। तो ये था आपका परफेक्टली इनइलास्टिक का। अब चलिए एक शॉर्ट में रिकैप देख लेते हैं। ईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि इलास्टिक कर्व, इसका कर्व कैसे क्या रहता है, फ्लैटर रहता है, और ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी इज इक्वल टू 1, इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा रहता है, स्टीपर रहता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि ईडी इज इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यहाँ से तीनों तक। यूनिटरी इलास्टिक शेप इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टोटल एक्सपेंडिचर याद रखिएगा, इसमें कांस्टेंट होता है टोटल एक्सपेंडिचर। इट इज इक्वल टू 0, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, ये कैसा होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलने का मतलब क्या, देखिए ये वाई एक्सिस है, इसका पैरेलल ऐसे हो गया, और क्या। इमेजिनरी सिचुएशन है, इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी आपकी इमेजिनरी सिचुएशन है। हालांकि बोले थे ये वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकली हो सकता है, ठीक है, जैसे कैंसर का मेडिसिन को एग्जांपल दिए थे सो। अब फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला जैसा आपको स्टार्टिंग में बताए थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो एग्जांपल आप जो लिखे थे ना ऐसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये आपका चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और परसेंटेज चेंज तो जैसा आपको निकाले थे, जो बेस करंट प्राइस को बेस प्राइस से माइनस कर दिए, तो आपका ये निकल गया, आपका परसेंटेज चेंज निकलेगा, इसमें भी सेम वही होगा। तो फाइनली अगर फॉर्मूला पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, ये वाला आएगा।
यानी कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, याद रखिएगा ईडी ये हमेशा आपका इसको हम लोग मॉडुलस में रखिएगा तो वो प्लस में रहेगा, इसको हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं। इसका जो माइनस साइन है, एग्जाम पर्पज के लिए बता रहे हैं, ईडी का जो माइनस में जो आंसर रहता है, माइनस रिप्रेजेंट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसका किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ये प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं ना, तो मेनली फॉर्मूला क्या बनता है, इस ईडी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय P0 बाय Q0। अब सबको देख लीजिए, Q1 यानी कि न्यू क्वांटिटी डिमांड यानी कि करंट प्राइस या करंट क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी डिमांड भी बोल सकते हैं और करंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। Q0 यानी कि बेस क्वांटिटी या तो ओल्ड क्वांटिटी, P1 करंट प्राइस या तो फिर न्यू प्राइस, P0 या तो जो वर्ड का उसका मतलब बता रहे हैं, बेस प्राइस या तो फिर ओल्ड प्राइस ऐसे, और ईडी तो क्या आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये था फॉर्मूला। तो आसान भाषा में क्या फॉर्मूला, ईडी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय P0 बाय Q0। सर फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला P0 बाय Q0 याद रखेगा, P0 बाय Q0, और इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए और बस फिर बाकी तो आपको Q1 माइनस Q0 करके निकालना है, तो आपको पता। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 5, तो कंज्यूमर कितना बाय करता था, 100 यूनिट। अब किस प्राइस पे हम लोग 140 यूनिट परचेज कर सकते हैं, ठीक है, गुड एक्स को, जैसे प्राइस लास्ट से कितना दिया हुआ 2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको इतना आइडिया होगा कि अगर आप बताए नहीं होंगे तो देखिए, जीरो रिप्रेजेंट करता है क्या, आपको ओल्ड क्वांटिटी को, पहले का प्राइस को, पहले का प्राइस या पहले का क्वांटिटी को। तो जीरो चाहे आपका ओल्ड प्राइस है तो ओल्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, पहले कितना था। 1 रिप्रेजेंट करता है क्या, करंट प्राइस को या करंट क्वांटिटी को। जैसे यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, अगर ये जब हम लोग का 5 रुपया था, यानी कि जब P0 था, ठीक है, तो कितना क्वांटिटी बेच पाते थे, 100 यूनिट, यानी कि P0 पे कितना था 5, तो उस समय Q0 कितना था हम लोग का था 100। क्लियर। अब किस प्राइस पे वो आपका P1 वो निकालने बोल रहा है, तो किस प्राइस पे मतलब व्हाट निकालेंगे, किस प्राइस पे नया क्वांटिटी हम लोग कितना बेच पाएगा, करंट क्वांटिटी 140 क्वांटिटी बेच पाए, वो पूछ रहा है। अब देखो आपको दिया हुआ है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा वो माइनस में रहता है, ठीक है, तो उसको निकलेंगे कितना, -2। अब इसको कैलकुलेट करके निकालना है बच्चों, तो कैलकुलेट करके निकालेंगे तो फॉर्मूला लिख लीजिए पहले कि ईडी इज इक्वल टू क्या, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय P0 बाय Q0, ठीक है। अब बस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ईडी का वैल्यू कितना था -2, Q1 का वैल्यू Q1 बाय Q0 140 और 100, 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 मल्टीप्लाइड बाय P0 5 था, Q0 आपका 100 है, ठीक। इसको काटेंगे ना, इसका वैल्यू ही पुट मत कीजिए, इसको आखिरी में कीजिएगा तो आपको कन्वीनियंट होगा कैलकुलेशन पार्ट में, ठीक है। तो क्या हो गया -2, ये हो गया 40, ये P1 माइनस P0 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 5/100, ठीक है। अब काटने में आसानी होगा, ये कट गया, ये 5 दूनी 10 और ये 2। अब पूरा इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 2/-2, तो कटे कितना हो जाएगा -1। तो हम लोग को P1 निकालना है, तो P1 अब यहाँ रखिए और इसको भेज दीजिए इधर, तो -1 प्लस माइनस में प्लस में चल जाएगा P0, अब बस वैल्यू बैठा दीजिए, तो -1 ये प्लस रहेगा, P0 का वैल्यू कितना था 5 है, तो कितना आ गया आपका, आ गया 4, तो 4 का इसका आंसर है, तो 4 आंसर में देखिए गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी व्हेन इट प्राइसेस इंक्रीजेस बाय 25%। अगर 25% से अगर वो इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, बाय। जब बाय वर्ड लिखा रहे ना, तो बाय रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका चेंज को गिवन है, यानी कि सीधा परसेंट, यानी कि क्या गिवन है आपका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सीधा ये गिवन है, और वो कितना है 25%, सीधा वो गिवन है आपका, ठीक है। अब आपको बस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लीजिए, तो क्या होगा आपका, सीधा डिवाइड करके आंसर आ जाएगा इजिली। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका Q0 कितना है 150 है, और Q1 कितना है 120, 150 Q1 120।
अब बस का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लीजिए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, ठीक है। सिंपल, और उसे जो बचपन में आप पढ़े होंगे ना कि चेंज का वैल्यू निकालना होता है, बस वो चेंज का वैल्यू निकाल लीजिए। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालने का वैल्यू क्या होगा, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये है बस, ठीक है। वैल्यू बैठा दीजिए। Q1 का वैल्यू कितना है 120 माइनस 150 डिवाइडेड बाय Q0 कितना है 150। तो बचपन में जो प्रॉफिट लॉस निकाले ना कि जो परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो परसेंटेज जो चेंज आया है ना उसको परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो चेंज कितना आया भाई, करंट का और अभी का चेंज आया आपका, सीधा से दिख रहा है यहाँ पर, चेंज साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कितना 30 चेंजेज है, और बेस कितना था, बेस 150 था, तो बेस 150 ले लिए, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर ये माइनस में, ठीक है, क्योंकि 120 को 150 से माइनस करेंगे तो फिर माइनस आएगा। अब काटिए तो ये कट गया, फिर कितना हो गया 3 पंचे 15, 5 से काटिए कितना हो जाएगा 20, अब क्योंकि माइनस साइन था तो कितना हो गया -20, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी तो निकाले -20 और ये परसेंटेज चेंज प्राइस तो गिवन था 25, तो काटिए कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20 और ये 5 25, यानी कि माइनस, अब 4 को डिवाइड कर दीजिए 5 से तो आंसर आ जाएगा 4, सॉरी 4/5, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 4 से, थोड़ा उल्टा हो गया सॉरी, तो कितना हो जाएगा 0.8, 5 8 40, ठीक है। तो 0.8, अब क्योंकि पहले माइनस साइन था ना, तो उसको माइनस साइन में कंसीडर रखेंगे, क्योंकि आपको जैसा बोले थे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा माइनस में रहता है, तो आंसर कितना है 0.8, 0.8, मतलब ये 0 पॉइंट कुछ दे दिया होगा, गलत आ गया होगा, हटाइए। तो इस टाइप से कटता होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, धन्यवाद।